बहुत पुरानी बात है। सूरजगढ़ नामक गांव में चमन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। चमन का कोई परिवार नहीं था। वह पूरी तरह से अकेला था। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने गांव और आसपास के इलाकों में मेहनत मजदूरी करता और अपनी जीविका चलाता था। स्वभाव से चतुर और बेहद चालाक चमन हर परिस्थिति में अपने फायदे की राह ढूंढ लिया करता था। एक दिन जब वह नदी पार के दूसरे गांव में काम की तलाश में जा रहा था तो उसकी नजर नदी किनारे एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। चमन ने उसे उठा लिया। देखने में वह वस्तु किसी कीमती हीरे की भांति प्रतीत हो रही थी। चमन उसे लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर उसने उस वस्तु को बड़े जतन से साफ किया और रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह वस्तु बिल्कुल हीरे जैसी लगने लगी, लेकिन असलियत में वह केवल कांच का एक टुकड़ा थी। चमन ने सोचा कि इस वस्तु को किसी बड़े जौहरी के पास बेच देना चाहिए। ये विचार आते ही वह नगर के मशहूर जौहरी सेठ रतनलाल की दुकान पर जा पहुंचा। सेठ रतनलाल पूरे नगर में अपनी पारखी नजर और बेजोड़ हीरे जवाहरात के लिए विख्यात था। उसकी दुकान पर अनेक अनमोल रत्न और दुर्लभ हीरे उपलब्ध थे। नगर के धनाढ्य व्यक्तियों के साथ साथ कई राज्यों के मंत्री, दीवान और राजा महाराजा भी उसके ग्राहक थे। राज परिवार के लोग अक्सर उसकी दुकान पर आया करते थे। सेठ रतनलाल किसी भी हीरे को देखकर उसकी असली कीमत पहचानने में माहिर था। चमन लाल ने सेठ रतनलाल के पास पहुंचकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बेशकीमती और दुर्लभ हीरा लेकर आया हूँ। यह हीरा हमारी कई पीढ़ियों से हमारे खानदान में सुरक्षित रखा गया है। मेरी माँ के निधन के बाद यह मुझे विरासत में मिला है। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। यह इतना बड़ा है कि इसे अंगूठी में जड़वाना संभव नहीं है और घर पर रखना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा मैं अत्यंत निर्धन हूँ और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसी कारण मैं यह अनमोल हीरा आपको बेचने के लिए लाया हूँ। सेठ ने जब यह तमाम बातें सुनी तो उस बहुमूल्य हीरे को देखने की उत्कंठा से व्याकुल हो उठा। चमन लाल ने वह रत्न जौहरी के सम्मुख प्रस्तुत किया। जैसे ही जौहरी की दृष्टि उस पर पड़ी, वह जोर से ठहाका मारने लगा। उसने एक ही नजर में भांप लिया कि यह कोई हीरा नहीं बल्कि कांच का साधारण टुकड़ा है। जौहरी चमन लाल की ओर घूरते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? एक मामूली कांच के टुकड़े को हीरा बताकर मेरे पास बेचने आ गए हो? क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है? यह सुनकर चमन लाल एक पल के लिए सख्ते में आ गया। वह मन ही मन समझ गया कि अगर सेठ इस रत्न को नकली करार दे रहा है तो यह अवश्य ही कांच का टुकड़ा होगा, क्योंकि पूरे नगर में उसकी परख के बराबर कोई नहीं था। फिर भी वह ऐसा अभिनय करने लगा जैसे उस पर झूठा आरोप लगाया गया हो। चमन लाल ने कहा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, यह सचमुच एक बेशकीमती हीरा है। इसे मेरे परदादा ने मेरे दादा को, मेरे दादा ने मेरे पिता को और मेरे पिता ने अपनी अंतिम घड़ी में मेरी माँ को सौंपा था। यह खानदानी निशानी हमने बरसों तक सहेज कर रखी है, मगर मेरे घरेलू हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मजबूरी में इसे बेच रहा हूँ। मैं तो बस यही कहता हूँ कि आप इसे अपने पास रख लें। आपकी दुकान पर कई ग्राहक आते हैं। जब भी किसी को यह पसंद आ जाए, इसे बेचकर मुझे कीमत दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब भी बिके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चमन लाल की बातें सुनकर जौहरी गहन विचार में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने नकली हीरा अपने पास रख लिया और बोला, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि इसे कितनी कीमत पर बेचो। चमन लाल तुरंत बोला, कम से कम 10,000। जौहरी फिर से हंस पड़ा और कहने लगा, भाई, तुम्हारा यह हीरा 10,000 में कभी नहीं बिकेगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर कोई इसे खरीद लेता है तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। चमन लाल ने वह हीरा जौहरी को सौंप दिया और अपने गांव लौट गया। 3 महीने बीत गए, लेकिन चमन लाल का वह हीरा जौहरी के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन एक राजकुमारी का सेवक जौहरी की दुकान पर आया और कहने लगा कि वह अपने राज्य की राजकुमारी के आदेश पर एक बहुमूल्य हीरा खरीदने आया है। राजकुमारी अपनी सहेली को उपहार स्वरूप एक अद्वितीय मोतियों की माला में जड़ित हीरा भेंट करना चाहती थी।
चूंकि पूरे नगर में तुम्हारे समान अनुभवी और चतुर जौहरी कोई नहीं था, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की यथासंभव आवभगत की और उसके समक्ष एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे प्रस्तुत करने लगा। सेवक बड़ी बारीकी से उन हीरों का निरीक्षण करता रहा और बार बार वाहवाही करता, परंतु उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई भी रत्न उसे नजर नहीं आया। यदि कोई हीरा उसकी पसंद का होता तो वह या तो बहुत महंगा होता या उसका आकार अनुपयुक्त। अगर किसी का आकार ठीक होता तो उसकी चमक में कमी रह जाती। हर हीरे में वह कोई न कोई कमी निकालता रहा और बार बार सेठ से कहता, सेठ जी कुछ और दिखाइए। इतनी सारी धरोहरें दिखाकर सेठ थक चुका था। अब उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को न दिखाया हो। अचानक उसे चमनलाल का दिया हुआ हीरा याद आया। एक पल को वह इस विचार से संकोच में पड़ गया कि नगर का सबसे प्रतिष्ठित जौहरी होकर भी वह कांच के टुकड़े को हीरा बताकर पेश करेगा, मगर इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं था। जौहरी सेठ समझ चुका था कि इस व्यक्ति को हीरों की परख नहीं है, यह एक नौसिखिया है। सेठ ने चमनलाल का दिया हुआ हीरा सेवक के समक्ष बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, मैंने आपको अपने सभी हीरे दिखा दिए हैं और यह एकमात्र बचा है जो मेरे एक मित्र ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लें, शायद यह आपको भा जाए। उस नकली हीरे को देखते ही सेवक उछल पड़ा और प्रसन्नता से बोला, वाह, क्या अद्वितीय रचना है, क्या चमक है, क्या कलात्मकता है। यही तो वह अनमोल वस्तु है जिसकी हमारी राजकुमारी को तलाश थी। इसे देखकर वे अवश्य ही प्रफुल्लित हो उठेंगी। बताइए, इस हीरे की क्या कीमत है ताकि हम तत्काल सौदा पक्का कर सकें। सेठ सेवक की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में हीरे की समझ से कोसों दूर है, जो इतने कीमती रत्नों को छोड़कर इस साधारण कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसकी कम कीमत बताऊंगा तो यह इसे सस्ता मानकर नकार देगा। चूंकि यह राज दरबार से आया है, उसके लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों न मैं इससे 20,000 मांग लूं, जिसमें से 10,000 चमनलाल को दे दूंगा और शेष अपने पास रख लूंगा। इस प्रकार एक ही तीर से दो शिकार हो जाएंगे। थोड़ा विचार करने के बाद सेठ ने कहा, हुजूर, इस हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 20,000 रुपये रखी है। सेठ ने हीरे की कीमत पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर समस्या ये है कि मेरे पास इस वक्त पूरी रकम नहीं है। मेरे पास अभी केवल 5,000 रुपये है। आप ऐसा करें, इस रकम को बयाने के रूप में स्वीकार कर लें। बाकी पैसे मैं 1 हफ्ते के भीतर चुका दूंगा और हीरा ले जाऊंगा। जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तब सेवादार ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो सौदा तय हुआ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी रकम नहीं चुका पाया तो जो 5,000 रुपए मैंने दिए हैं वे आपके हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने इस 1 हफ्ते के भीतर यह हीरा किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे मेरे 5,000 रुपए और 5,000 रुपए जुर्माने के तौर पर, यानी कुल 10,000 रुपए वापस करने होंगे, क्योंकि यह हीरा राजकुमारी के लिए है और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी प्रकार की उलझन हो। इसीलिए यह शर्त रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह शर्त हम दोनों के लिए उचित है। जौहरी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसके बाद इस शर्त को लिखित रूप दिया गया और दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए। सेवादार ने 5,000 रुपये देकर वहां से विदा ली। अब सेठ अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने यह सौदा बहुत फायदे में किया है। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि बिना किसी मेहनत के इतना मुनाफा हो जाएगा। 2 दिन बाद की बात है। जौहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी चमनलाल वहां से गुजरते हुए उसकी दुकान पर आ गया। हालचाल पूछने के बाद चमनलाल ने कहा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत कई महीनों से आपके पास रखी हुई है। यदि आपने वह हीरा बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दें, और यदि नहीं बेचा है तो वह हीरा मुझे लौटा दें। मैंने सुना है कि किसी राजकुमारी का सेवादार शहर में आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है कि उसे मेरा हीरा पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले।
चमनलाल की यह बात सुनकर जौहरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे मानो जोर का झटका लगा। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। यदि वह चमनलाल को यह बता देता कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवादार को पहले ही बेच दिया गया है, तो चमनलाल को किसी न किसी तरह से पता चल जाएगा कि सौदा 20,000 रुपये में हुआ था। फिर उसे पूरी रकम चमनलाल को लौटानी होगी, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो चमनलाल उसकी बदनामी कर सकता है। इससे उसकी वर्षों की बनाई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी और फिर कोई भी उससे हीरे खरीदने नहीं आएगा। दूसरी ओर यदि वह चमनलाल को उसका हीरा वापस कर देता तो उसे राजकुमारी के सेवादार को 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़ते। अब सेठ यह सोचने लगा कि वह इस स्थिति से कैसे निकले। गहराई से विचार करने के बाद जौहरी ने इस समस्या से निकलने का एक उपाय खोज निकाला। वह चमनलाल से कहने लगा, भाई साहब, आपके हीरे की पहचान करने में मुझसे एक भारी भूल हो गई थी। जब मैंने बाद में आपके हीरे को ध्यानपूर्वक परखा तो पाया कि वह वास्तव में अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसीलिए अब मैं आपका वह हीरा खरीदना चाहता हूँ। चमनलाल यह सुनकर अति उत्साहित हो गया और बोला, क्या वाकई तुम अब उस हीरे को खरीदने का इरादा रखते हो? लेकिन तुम तो इसे कांच का टुकड़ा कह रहे थे। सेठ ने जवाब दिया, अरे भाई, मुझसे भूल हो गई थी। अब सच्चाई मेरी समझ में आ चुकी है। चमनलाल ने उत्सुकता से पूछा, तो अब तुम मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे? जौहरी ने आत्मविश्वास से कहा, वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 10,000 रुपए। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें ठग लिया। चमनलाल ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये हीरा आपको बेच रहा हूँ। ये सुनकर सेठ के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने अपनी तिजोरी से 10,000 रुपये निकाले और चमनलाल के हाथों में रख दिए। चमनलाल ने वह सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखी और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब सेठ को लगा कि उसकी समस्या का हल हो गया है। उसे चमनलाल की सरलता पर आश्चर्य हो रहा था कि वह इतनी आसानी से मात्र 10,000 रुपये में मान गया। सेठ अपने भाग्य और अपनी चतुराई पर गर्व महसूस कर रहा था। वह उस हीरे को बेचकर होने वाले भारी मुनाफे की कल्पना कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और मन में लालच का सागर हिलोरे मार रहा था। इसके बाद सेठ राजकुमारी के सेवादार के वापस आने का इंतजार करने लगा। सेवादार द्वारा दिए गए 7 दिनों की अवधि अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। जौहरी ने कुछ और दिन प्रतीक्षा की, परंतु सेवादार का कोई अता पता नहीं था। हालांकि सेठ के पास सेवादार द्वारा दिए गए 5,000 रुपये थे, लेकिन दूसरी तरफ उसने मात्र एक साधारण कांच के टुकड़े के लिए चमनलाल को 10,000 रुपये दे दिए थे। यह सोचकर सेठ बेहद परेशान था कि उसे बिना कुछ किए ही 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और न ही चमनलाल कहीं दिखा, तो सेठ के मन में आया कि वह कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे। लेकिन फिर उसने विचार किया कि ऐसा करने पर उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। सभी यह जान जाएंगे कि इतना बड़ा और अनुभवी जौहरी भी एक साधारण देहाती द्वारा ठगा गया। सेठ ने अंततः चुप रहना ही बेहतर समझा। आज तक वह इसी आस में बैठा है कि शायद वह सेवादार कहीं से लौट आए और उस कांच के टुकड़े के बदले बाकी की रकम दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वह सेवादार चमनलाल का मित्र था और दोनों ने मिलकर सेठ को बड़ी चालाकी से मूर्ख बना दिया। सैकड़ों वर्षों पहले की बात है, जब परमेश नामक एक व्यापारी सोनपुर नामक नगर में निवास करता था। उसका व्यापार दूर दराज तक फैला हुआ था और अपने व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर अन्य देशों की यात्राएं करनी पड़ती थी। उसकी यात्राएं प्रायः लंबी और श्रमसाध्य होती थी। व्यापारी का विवाह चंद्रकला नाम की अत्यंत रूपसती कन्या से हुआ था, जिसकी सुंदरता पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्ज्वल और मनमोहक थी। पूरे नगर में उसकी समता का कोई दूसरा रूप नहीं था। व्यापारी भी ऐसी अनुपम सुंदरता की स्वामिनी पत्नी पाकर अत्यधिक प्रसन्न था। विवाह को अभी कुछ ही समय बीता था कि व्यवसाय की अनिवार्यता के कारण उसे एक अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं था, किंतु व्यापार की आवश्यकताओं ने उसे विवश कर दिया।
उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा। इसके पश्चात उसने यात्रा प्रारंभ की। दूसरे नगर पहुंचकर उसने विभिन्न व्यापारियों से भेंट की, विविध प्रकार के सामान का क्रय किया और शीघ्रातिशीघ्र अपने नगर लौटने का निश्चय किया। वह वहां 10 दिन रुका और तत्पश्चात अपनी वापसी यात्रा प्रारंभ की। लगभग 15 दिन पश्चात वह अपनी पत्नी के पास लौट आया। चंद्रकला ने कहा, आपके बिना ये 10 दिन अत्यंत अकेलेपन और उदासी में बीते। न तो परिवार में कोई अन्य सदस्य है और न ही हमारी कोई संतान। इस अकेलेपन में मेरा मन नहीं लगता। व्यापारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो चंद्रकला, मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस अकेलेपन का समाधान करूंगा। इसके उपरांत व्यापारी अपने लाए हुए सामान को बाजार में बेचने हेतु अपनी दुकान पर गया। उसने अच्छा लाभ अर्जित किया, किंतु मन में यह विचार बार बार खटक रहा था कि अपनी पत्नी के इस अकेलेपन का निवारण वह कैसे करे, क्योंकि व्यापार की यात्राएं तो उसकी नियति थी। इसी प्रकार दिन धीरे धीरे बीतते गए। एक दिन व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था जब उसने बाजार से गुजरते हुए एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक अत्यंत आकर्षक तोता कैद था। दरअसल वह व्यक्ति एक बहेरिया था जो पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचा करता था। व्यापारी ने उसे पुकारा और अपने पास बुलाकर पूछा, भाई, यह सुंदर तोता क्या तुम बेचने के लिए लाए हो? बहेरिया विनम्रता से बोला, जी हुजूर, यही हमारा काम है, पक्षियों को पकड़ना और बेचना। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर इस तोते की कीमत क्या है? बहेरिया ने उत्तर दिया, मालिक, इसकी कीमत पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं है। ये सुनकर व्यापारी चौंक गया और बोला, क्या 50 स्वर्ण मुद्राएं? एक तोते की इतनी ऊंची कीमत तो असाधारण है। बहेलिया मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। इसके अलावा ये मनुष्यों की तरह बातें भी कर सकता है। बहेलिया की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस तोते को खरीदकर अपनी पत्नी चंद्रकला को उपहार में दिया जाए। जब वह व्यापार के लिए लंबी यात्राओं पर जाएगा तो उसकी पत्नी इस तोते से बातचीत कर सकेगी और अकेलापन महसूस नहीं करेगी। ये सोचकर व्यापारी का मन उमंग से भर गया। उसने बहेलिया से कहा, ठीक है, मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर इस बोलने वाले तोते को खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार व्यापारी ने 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह तोता खरीद लिया। तोते को सौंपते हुए बहेलिया बोला, सेठ जी, इस अद्भुत तोते के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। यह अत्यंत विशेष है और इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। आप इसे पिंजरे में रखिए, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए इसे बाहर छोड़ना अनिवार्य है। यदि यह लंबे समय तक पिंजरे में कैद रहेगा तो बेचैन हो जाएगा। व्यापारी ने चिंतित होकर पूछा, अगर मैं इसे बाहर छोड़ दूं तो यह उड़कर भाग जाएगा और फिर लौट कर नहीं आएगा। बहेलिया ने कहा, आप इसकी चिंता न करें, ये तोता ताज़ी हवा का आनंद लेकर आपके पास लौट आएगा। परंतु यदि इसे बाहर नहीं छोड़ा गया तो यह बेचैनी में बीमार पड़ सकता है और अंततः मर भी सकता है। व्यापारी ने गंभीरता से बहेलिया की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस सलाह का पूरा ध्यान रखूंगा। शाम के समय व्यापारी अपनी दुकान बंद कर जब घर लौटा तो उसने वह तोता अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, देखो चंद्रकला, मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। चंद्रकला ने कहा, भला मैं इस तोते का क्या करूंगी? व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, यह कोई साधारण तोता नहीं है, यह मनुष्यों की भाषा बोलने वाला अत्यंत चतुर और बुद्धिमान तोता है। जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाऊंगा तब तुम इस तोते से बातें करके अपना मन बहला सकोगी। तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये सुनकर चंद्रकला प्रसन्नता से बोली, अगर ऐसा है तो वाकई यह तोता अद्वितीय है। आपका यह उपहार मुझे अत्यंत प्रिय है। व्यापारी ने कहा, बस एक बात का ख्याल रखना, हर दिन इस तोते को कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर निकालना आवश्यक है ताकि यह ताज़ी हवा का आनंद ले सके। कुछ देर बाद यह स्वयं ही पिंजरे में लौट आएगा। यदि ऐसा न किया गया तो यह बेचैनी में पड़कर बीमार हो सकता है और संभवतः मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार व्यापारी ने सारी आवश्यक बातें चंद्रकला को समझा दी। इसके बाद जब भी व्यापारी अपने व्यापारिक कार्यों के लिए यात्रा पर जाता, चंद्रकला तोते से बातें करती और अपना मन बहलाती।
हर दिन वह तोते को थोड़ी देर के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ती और तोता इधर उधर उड़ने के बाद स्वयं पिंजरे में लौट आता। इस प्रकार चंद्रकला को अब अकेलेपन का कोई एहसास नहीं होता था। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। इस यात्रा में उसे अपेक्षाकृत अधिक समय लग गया। इसी दौरान एक दिन तोता घर के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और मनुष्यों की भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तोता कह रहा था, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, ये कुलक्षणी है, इसने व्यापारी के साथ विश्वासघात किया है, इसे घर से बाहर निकालो। सुबह सुबह जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तोता पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से गुजरता, तोता जोर जोर से वही बातें चिल्लाने लगता। एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था रुक गया और तोते को ध्यान से देखने लगा। उसने तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोता उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठा और फिर वही बात दोहराने लगा। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, ये गैर मर्दों को घर बुलाती है। राहगीर यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा, ये कैसा विचित्र तोता है जो इस घर की औरत के सारे भेद खोल रहा है। वह वहीं खड़ा होकर स्थिति को समझने का प्रयास करने लगा। इसे देखकर कुछ और लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम इस घर की टोह लेना चाहते हो? यह तो अनुचित है। वह व्यक्ति बोला, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं किसी के घर की जासूसी नहीं कर रहा। लेकिन यह तोता जो इस घर के बाहर बैठा है अपनी मालकिन के बारे में ऐसी बातें चिल्ला रहा है जो मैं दोहराने में भी शर्म महसूस करता हूँ। बाकी लोग कहने लगे, अरे भाई, यह तो व्यापारी परमेश्वर का घर है। वह अत्यंत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। उसने आज तक किसी पर उंगली भी नहीं उठाई। वह अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता है। जैसे जैसे लोग वहां इकट्ठा होते गए, तोते ने फिर से अपनी बात दोहरानी शुरू कर दी। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, ये कुलक्षणी है और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती है। यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। वे कहने लगे, ये तोता कितना मासूम और प्यारा है। ये तो वही बोलता है जो ये देखता और सुनता है। जरूर व्यापारी की पत्नी ने कोई बड़ा गलत काम किया होगा, तभी यह तोता बार बार ऐसा कह रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है। बस्ती के लोग उसके घर से कतराने लगे। मर्दों ने अपनी पत्नियों को चंद्रकला के घर जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर चंद्रकला इस बात से बेहद परेशान थी। वो सोचती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। हर सुबह वह तोता व्यापारी के घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाता और वही बातें चिल्लाने लगता। फिर कुछ देर बाद वह कहाँ गायब हो जाता, ये कोई नहीं जानता था। अब यह अफवाह पूरे नगर में फैल चुकी थी कि व्यापारी की पत्नी कुलक्षणी और बेवफा है। लोग यह भी कहने लगे कि शायद इसी वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया। असल में व्यापारी इस बार अपने व्यापारिक कार्य के कारण लंबी यात्रा पर गया था। उसे गए हुए पूरे 1 साल बीत चुका था। इसी बीच एक दिन नगर में व्यापारियों का एक काफिला आया। पता चला कि उसी काफिले के साथ व्यापारी परमेश्वर भी लौट आया है। पूरे 1 साल बाद वह अपने घर वापस आ रहा था। जब नगर वासियों ने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया। कुछ लोग उससे मिलने आए और ताने मारते हुए कहने लगे, तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे? तुम्हें अपने घर की कोई खबर भी है? तुम्हारे पीछे क्या क्या हो रहा है ये मालूम भी है? अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को साथ ले जाते। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी का नाम लोगों के मुंह से सुना तो उसे क्रोध आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और चुपचाप रहा। उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे थे। व्यापारी जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि थोड़ी ही देर में उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आने लगी। वह क्रोध में अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने तुम्हें हमेशा एक सच्ची नेक औरत समझा, लेकिन तुमने मेरी हर उम्मीद को तोड़ दिया। तुमने मेरे विश्वास को रौंद दिया। तुम विश्वास के लायक नहीं हो। ये कहते हुए व्यापारी गुस्से में अपना घर छोड़कर बाहर निकल गया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन वह तोता व्यापारी के घर के बाहर ही ठहरा रहा और अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, व्यापारी की पत्नी बेवफा है।
ये सुनकर व्यापारी ने निर्णय किया कि इस पूरे मामले का निपटारा गांव के मुखिया से करवाया जाएगा। गांव का मुखिया बेहद विवेकशील और अनुभवी व्यक्ति था। जब भी गांव वालों के बीच कोई समस्या होती, वे मुखिया के पास जाकर समाधान पाते। मुखिया बड़ी ही कुशलता से समस्याओं का समाधान करता और इसी कारण गांव वाले उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। व्यापारी ने फौरन मुखिया के घर की ओर रुख किया। वह बेहद चिंतित था और साथ में उसका तोता भी था। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने तोते को पहचान लिया। वे बोले, ये वही तोता है जिसने अपनी मालिकिन की बेवफाई की खबर पूरे गांव में फैलाई है। उनकी बात सुनकर मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना अनुचित है। सोच समझकर बात करें। मुखिया की यह बात सुनकर लोग खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद मुखिया की ओर देखकर वे बोले, मुखिया जी, हमने वही कहा जो हमने सुना है। हर कोई यही बात कर रहा है। ये सुनकर मुखिया के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उन्होंने कहा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। अफवाहें फैलाने वाले लोग ही समाज में अव्यवस्था का कारण बनते हैं। इतने में तोते ने मुखिया की ओर देखते हुए कहा, मुखिया जी, आपको मेरा प्रणाम। आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तोता बार बार यही बात दोहराने लगा। मुखिया ने जब उसे देखा तो चकित रह गए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो तोता उड़कर मुखिया के हाथ पर आ बैठा और अपनी चोंच से उनके हाथ को चूमने लगा। यह देखकर मुखिया मुस्कुरा उठे। ऐसा तोता उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था जो इतनी स्पष्टता से मनुष्यों की भाषा बोल सके। मुखिया तोते की इस कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि वह मूल समस्या को लगभग भूल ही गए। तभी उनकी नजर व्यापारी पर पड़ी। मुखिया ने कहा, सेठ, तुम यहाँ किस समस्या के समाधान के लिए आए हो? और यह तोता तो वाकई अद्भुत है। यदि मैं इसे खरीदना चाहूँ तो इसकी क्या कीमत होगी? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुखिया जी, ये तोता मेरा पाला हुआ है। मैंने इसे एक बहेलिये से खरीदा था ताकि जब मैं व्यापार के लिए बाहर जाऊं तो ये मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के साथ संवाद करके उसका मन बहला सके। लेकिन आज मैं आपके पास अपनी एक जटिल समस्या लेकर आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस उलझन को सुलझा देंगे। मुखिया और बाकी सभी लोगों की नजरें व्यापारी पर टिक गईं, जो भीतर ही भीतर टूटन और विषाद के सागर में डूबा हुआ था। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ? तुम्हारी परेशानी क्या है? व्यापारी ने भारी मन से कहना शुरू किया, मैं व्यापार के सिलसिले में अक्सर विदेशों की यात्राएं करता हूँ। अपनी पत्नी का मन लगाने के लिए मैंने एक तोता खरीदा था। ये वही तोता है जो आपके सामने बैठा है। मेरी पिछली यात्रा में मुझे लौटने में पूरा 1 साल लग गया। मैं एक साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी, वह तो अनुपम सौंदर्य की मूरत है। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें ठिठक गईं और दिल सिहर उठा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे साधारण आदमी से उसकी शादी कैसे हुई। जब मैंने यह बात अपने रिश्तेदारों को बताई तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का अभिमान होना चाहिए कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली। उन्होंने कहा, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा व्यापार और तुम्हारा घर, यही सब गुण है जिनके कारण लड़की वालों ने तुम्हें चुना। हालांकि उनके तर्कों ने मुझे थोड़ी सांत्वना दी, लेकिन मेरे दिल में एक अनकहा भय घर कर गया। बार बार जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता तो यही सोचता कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल सकती है। मुझे यह डर सताने लगा कि शायद इस लड़की का पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध रहा होगा और उसके घर वालों ने दबाव डालकर उसकी शादी मुझसे करवा दी। इन विचारों ने मेरे मन को अशांत कर दिया। उसकी बेजोड़ सुंदरता, जो कभी मेरे लिए आकाश का चांद थी, अब फीकी और बेनूर लगने लगी, जैसे चांद पर कोई दाग दिख जाए। इसी द्वंद्व के कारण मैं अपनी पत्नी के साथ कठोरता से पेश आने लगा। गुस्से में मैंने एक अंगूठी उसके हाथ में पहनाई और स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम चाहती हो कि इस घर में तुम्हारा जीवन सुखद और सम्मानजनक बने तो मेरे नियमों का पालन करना होगा। मेरी हर बात माननी होगी, वरना मैं क्रोध में बहुत ही कठोर हूँ। मुझे हमेशा यह आभास होता था कि शायद उसके जीवन में पहले किसी और के प्रति कोई जुड़ाव रहा हो, लेकिन यह महज मेरे मन की एक भ्रांति थी।
क्योंकि समय बीतने के साथ उसकी हर बात और व्यवहार में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिसने मेरे संशय को पुष्ट किया हो। धीरे धीरे मेरी पत्नी के प्रति मेरा रवैया कोमल और सौम्य हो गया। वह तोता जिसे मैंने पहले ही खरीद रखा था, मेरी पत्नी को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से लाया गया था। फिर एक दिन व्यापार के सिलसिले में मुझे दूरस्थ देश जाना पड़ा। मेरे व्यापारी मित्र ने वहां मुझे बुलावा भेजा था। ऐसे लंबे सफर पर अपनी पत्नी को साथ ले जाना असंभव था, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सदा सजी संवरी रहती थी। जब से वह मेरे घर आई थी, पड़ोस के लोग दीवारों से झांक झांक कर उसे देखने की कोशिश करते। यह सब मुझे क्रोध से भर देता। कई बार मैंने लोगों से वाद विवाद तक कर लिया, फिर भी मेरी पत्नी बेहद ईमानदार थी। मैंने उसे कभी घर की दहलीज पार करते या किसी अवांछनीय स्थिति में नहीं देखा। मेरा विश्वास उस पर गहराने लगा। जब मैं अपनी व्यापारी यात्रा पर निकला तो इस तोते को मैंने घर पर ही छोड़ दिया। जाते समय उसे समझा दिया, तुम्हारा काम यह सुनिश्चित करना है कि मेरे घर और मेरी पत्नी की सुरक्षा बनी रहे। यदि कोई दीवार फांदने की कोशिश करे तो जोर से शोर मचाना, ताकि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाए। वफादार तोते ने मुझे आश्वासन दिया, मालिक, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। आपकी अनुपस्थिति में सब कुछ संभालूंगा। इस तरह मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर रवाना हो गया। समय के पंख लग गए और 1 वर्ष बीत गया। जब मैं घर लौटा तो वह दृश्य मेरी कल्पना से परे था। इतना कहते कहते व्यापारी चुप हो गया। मुखिया ने उसकी खामोशी भांपकर पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा कि कमरे के भीतर से मेरी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैं अंदर गया तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मुझे देखते ही वह तुरंत वहां से भागकर दूसरे कमरे में चली गई और अपने ऊपर एक शाल ओढ़ लिया। उसकी इस हरकत से मेरे भीतर संदेह जाग उठा। उस कमरे से मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवाजें भी सुनाई दी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। मेरी दुविधा और बढ़ गई जब मेरे वफादार तोते ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, आपकी पत्नी धोखेबाज है, वह गैर मर्दों को घर में बुलाती है। तोता बार बार यही बात दोहरा रहा था। उधर मेरी पत्नी मुझे देखकर प्रसन्न होने के बजाय घबराई हुई प्रतीत हो रही थी। उसने कहा, आप अचानक आ गए, मुझे इसका अनुमान नहीं था। अगर आप पहले चिट्ठी भेज देते तो मैं आपके स्वागत की तैयारी कर लेती। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा आसमान छू गया। जब वह मेरे पास आई तो मैंने आवेग में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्रोध में चिल्लाते हुए मैंने पूछा, ये सब क्या है? इस कमरे में कौन था? मैं जैसे पागल हो गया था। पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान इधर उधर फेंकने लगा। मैं उस शख्स की तलाश करना चाहता था जो उस कमरे में छिपा हुआ था। मुझे तो पहले से ही अपनी पत्नी पर शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मेरी अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी को घर बुलाती है। इतना कहते ही व्यापारी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। तोता कभी मुखिया को देखता तो कभी अपने मालिक की ओर। मुखिया ने तोते की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, तुम्हारा मालिक जो कह रहा है क्या वह सच है? तुमने उस कमरे में क्या देखा? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तभी वह तोता इंसानों की भाषा में बोल पड़ा, मुखिया जी, मैं अपने मालिक का अत्यंत वफादार हूँ। मैं उनकी खातिर अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर उनके साथ गद्दारी करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तोते की यह बातें सुनकर मुखिया हतप्रभ रह गए। यह विचार उनके मन में कौंधा कि आखिर एक पक्षी इस तरह की स्पष्ट बातें कैसे कर सकता है। सामान्यतः तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, लेकिन यह तोता तो बेहद चतुर प्रतीत होता था। वह स्वतः ही ऐसी बातें करता जा रहा था। व्यापारी का यह तोता साधारण तोता नहीं था। वहां उपस्थित लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न होने लगा कि शायद इस तोते पर किसी आत्मा या अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। अन्यथा कोई भी पक्षी इतनी साफ और सटीक भाषा में बोलने में सक्षम नहीं हो सकता। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए व्यापारी से कहा, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गए? बहरहाल अब जो भी हुआ है, इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। यह देखना होगा कि वास्तव में तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है या फिर यह तुम्हारी महज भ्रांति है। सच की तह तक पहुंचना आवश्यक है। व्यापारी ने मुखिया से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया,
मुखिया जी, आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं यह तोता आपको उपहार स्वरूप दे दूंगा। मुखिया मुस्कुराए और गंभीरता से बोले, अब यह तोता तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करो। मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाओ। तुम्हारी पत्नी की वास्तविकता शीघ्र ही उजागर हो जाएगी। व्यापारी असहज और व्याकुल प्रतीत हो रहा था, परंतु मुखिया पर उसका अटूट विश्वास कायम था। यही कारण था कि उसने मुखिया की सलाह मान ली। व्यापारी ने कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। इसी बीच तोता उड़कर व्यापारी के कंधे पर जा बैठा, लेकिन मुखिया ने तत्क्षण उसे पकड़ लिया। वहां पहले से रखा हुआ पिंजरा मुखिया के पास था, जिसमें उसने उस तोते को बंद कर दिया। पिंजरे में बंद होते ही तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और प्रार्थना करने लगा, मुझे मेरे मालिक के साथ जाने दो, मालिक मुझे छोड़कर मत जाओ। व्यापारी वहां से विदा हो चुका था। मुखिया ने तय कर लिया था कि आज रात वह स्वयं व्यापारी के घर जाएगा और घटनाओं का मूकदर्शी बनेगा। मुखिया को यह आभास हो रहा था कि तोते की कही बातें आधी सत्य और आधी कपोल कल्पना है। मामला शीघ्र ही पूर्ण रूप से उद्घाटित होने वाला था। तोते की चीख पुकार सुनकर मुखिया ने पिंजरा अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, यह अत्यधिक चतुर और धूर्त तोता है। इसका ध्यान रखना कि यह पिंजरे से बाहर न निकल पाए, और यह भी सुनिश्चित करो कि इसे हमारे घर से व्यापारी के घर तक का रास्ता ज्ञात न हो, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि यह कहीं उड़कर वहां न पहुंच जाए। मुखिया ने अपने भेष में परिवर्तन किया और व्यापारी द्वारा दिए गए पते के आधार पर उसके घर की ओर चल दिया। घर के समीप पहुंचने पर उसने घर का एक चक्कर लगाया। यह घर अत्यंत भव्य था और स्पष्ट था कि व्यापारी ने अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा अंश इसे बनाने में व्यय किया था। मुखिया ने चारों ओर का निरीक्षण करने के पश्चात दीवार फांदकर घर के भीतर जाने का निर्णय लिया। हालांकि वह जानता था कि किसी के घर में इस प्रकार प्रवेश करना और पति पत्नी की बातचीत सुनना एक दंडनीय कृत्य है, लेकिन वह केवल व्यापारी और तोते की बातों के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता था। घर के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां कोई उपस्थित ना हो। लेकिन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें व्यापारी और उसकी पत्नी की थी। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। मुखिया ने उस कमरे की खिड़की से कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने का निश्चय किया। खिड़की से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा और सुना जा सकता था। कुछ समय तक ठहरकर मुखिया ने उनकी वार्ता को ध्यान से सुना, परंतु इससे पहले कि किसी को आभास होता कि कोई तीसरा व्यक्ति घर के भीतर मौजूद है, वह सतर्कता से दीवार फांदकर वापस चला आया। सुबह जब मुखिया अपने घर पर शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, तभी व्यापारी वहां पहुंचा। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आपके सुझाव के अनुसार मैंने अपनी पत्नी के साथ मधुर और स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। उसे यकीन दिलाया कि मेरी सोच गलत थी और उसकी हर त्रुटि को क्षमा कर दिया। मुखिया ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उम्र लगभग 80 वर्ष प्रतीत होती थी, आ पहुंचा। व्यापारी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, मुखिया जी, यह कौन है? मुखिया ने उत्तर दिया, यह पक्षियों की भाषा और उनके व्यवहार के महान विद्वान है। यह पक्षियों के मनोभाव को भी समझने में सक्षम है। मैंने इन्हें इसीलिए बुलाया है ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके। व्यापारी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि मेरी पत्नी का प्रेमी कौन है? उसी समय मुखिया की पत्नी वह पिंजरा लेकर कमरे में आई, जिसमें तोता बंद था। जैसे ही तोता कमरे में आया, उसने चीख कर कहा, इस व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है। वह घर में गैर मर्दों को बुलाती है। यह सुनकर व्यापारी का क्रोध फिर उफान पर आ गया। उसने कहा, मुखिया जी, मेरा मन करता है कि मैं अपनी पत्नी को खत्म कर दूं। ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। मुखिया ने उसे समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन मुखिया के मस्तिष्क में व्यापारी और उसकी पत्नी की रात की बातें गूंजने लगी। रात को उसकी पत्नी घबराई हुई थी और अपने पति से कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं किया, कृपया मुझे कोई सजा मत देना। उस समय व्यापारी ने उसकी बात को सहानुभूति से सुना था। मुखिया ने अपने घर लौटकर व्यापारी की पत्नी के आचरण और स्वभाव का अनुमान लगा लिया था। वह चिंतित था
कि कहीं व्यापारी क्रोध में पागल ना हो जाए। दूसरी ओर वह वृद्ध व्यक्ति बहुत देर से तोते से संवाद कर रहा था। तोता जो कुछ भी कह रहा था वह वृद्ध ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इसके बाद उसने मुखिया को एकांत में बुलाकर तोते के बारे में चर्चा की। मुखिया ने कहा, आप इस तोते को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, इसके बाद ही मुझे इसके विषय में विस्तार से बताइए। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और तोते को अपने साथ ले गया। मुखिया ने अपनी पत्नी को निर्देश दिया, तुम जाकर व्यापारी की पत्नी को यहाँ बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद मुखिया की पत्नी लौटी और बोली, व्यापारी की पत्नी ने आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वह अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। यदि मुखिया जी को कोई बात करनी है तो वे स्वयं आकर बात करें। ये सुनकर मुखिया ने दोबारा अपना भेष बदला और साधु के रूप में व्यापारी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन व्यापारी की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। जब मुखिया ने दूसरी बार दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मुखिया ने मन में सोचा, यह स्त्री बेहद ईमानदार और सच्ची प्रतीत होती है। उसने अपनी असलियत प्रकट की। तब जाकर व्यापारी की पत्नी ने दरवाजा खोला। मुखिया ने कहा, देखो बहन, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, तभी मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई समाधान निकाल सकूंगा। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई और बोली, मुखिया जी, वह तोता एक पक्षी है, वह कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए और मुझ पर शक मत कीजिए। इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अभी इन बातों का समय नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा विवाह से पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई संबंध था, या तुम्हारे पति के यात्रा पर जाने के बाद तुमने अपने किसी प्रेमी को घर बुलाया था? क्योंकि वह तोता जो देखता है वही कहता है, वह झूठ नहीं बोल सकता। यह सुनकर वह महिला घबराई हुई रोने लगी और बोली, भगवान के लिए मुझ पर शक मत कीजिए और मुझ पर ऐसा घिनौना आरोप मत लगाइए। पहले ही मेरे पति मुझसे बहुत नाराज है। मुखिया ने कहा, तुम्हारा पति मेरे पास भी आया था। वह तो तुम्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन मेरे समझाने पर शांत है। इसीलिए तुम्हें सच बताना होगा। यहाँ कोई झूठ या चालाकी नहीं चलेगी। फिर भी व्यापारी की पत्नी कुछ कहने की बजाय केवल आंसुओं में डूबी रही। आखिरकार मुखिया को वहां से लौटना पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह स्त्री या तो मासूम है या बेहद चतुर। यह भी हो सकता है कि इसका विवाह जबरदस्ती व्यापारी से हुआ हो और इतने दिनों तक अपने पति से दूर रहने के कारण इसने अपने प्रेमी को बुलाया हो। घर लौटकर मुखिया ने अपनी पत्नी से ये सारी बातें साझा की। उसकी पत्नी ने भी कई प्रकार की सलाह दी, लेकिन सच्चाई क्या थी यह अभी तक कोई नहीं जान पाया। अब व्यापारी हर रोज मुखिया के घर का चक्कर लगाने लगा। वह बेचैन होकर कहता, मुखिया जी, किसी भी तरह से मुझे इस औरत से निजात दिलाइए। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। मैं इस धोखेबाज औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी कुटिलता का प्रमाण एक पक्षी है। इस तरह एक सप्ताह और बीत गया। तब मुखिया ने एक वृद्ध व्यक्ति को बुलवाया, जो पक्षियों का बड़ा ज्ञाता और विद्वान माना जाता था। जब वह बुजुर्ग उस तोते को लेकर आए तो मुखिया ने व्यापारी और उसकी पत्नी को भी वहां बुला लिया। उस समय तक तोते के पिंजरे पर कपड़ा ढका हुआ था। इस विचित्र प्रकरण को देखने के लिए वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पिंजरे से कपड़ा हटाया गया, तोता व्यापारी की पत्नी को देखकर चिल्लाया, यह व्यापारी की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी है। मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है। तू मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिर तू होता कौन है मेरी पत्नी के पास खड़ा होने वाला? तोते के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वहां खड़े लोग भांचक के रह गए। व्यापारी का क्रोध उबाल खा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या बेहुदा बात है? तुम एक पक्षी हो और मेरी पत्नी एक इंसान। उसकी शादी तुम्हारे साथ भला कैसे हो सकती है? तोता निर्भीक स्वर में बोला, तुम चुप रहो। मैंने कहा है कि यह मेरी पत्नी है और मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है। धीरे धीरे वहां और भीड़ जमा हो गई। मुखिया के बुलावे पर आसपास के लोग भी वहां आ पहुंचे। व्यापारी कभी मुखिया की ओर देखता तो कभी भीड़ की ओर। उसकी झुंझलाहट और गुस्सा चरम पर था। वह मुखिया से शिकायत करता हुआ बोला, मुखिया जी, मैं आपके पास बार बार आया,
लेकिन आपने मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकाला। उसकी हालत देखकर मुखिया ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, आप लोग पहले यह बताइए कि क्या आप में से किसी को भी कोई समस्या है? ये सुनकर मोहल्ले के लोग कहने लगे, मुखिया जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक विचित्र चोर आया था। जब हम रात में सो जाते थे तो वह हमारी कोई न कोई कीमती चीज चुरा ले जाता था। हमने सोचा, ये कौन सा चोर है जो पकड़ में नहीं आता। हमने चौकीदार भी रखे, लेकिन फिर भी वह हमें चकमा देकर कीमती सामान चुरा ले जाता था। सोने की अंगूठियां, गहने और अशर्फियां तक गायब हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त हमारी चौपाल पर एक गठरी पड़ी मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें वे सभी चीजें थी जो लोगों के घरों से चुराई गई थी। उस दिन हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया। इसके बाद हम सब ने इस घटना को भुला दिया। यह सब सुनकर व्यापारी की पत्नी चंद्रकला भय और कंपी से जकड़ी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीने की धाराएं स्पष्ट रूप से बह रही थी। मुखिया ने उसकी ऐसी दशा देखकर गंभीर स्वर में कहा, चंद्रकला, मोहल्ले के अन्य लोगों ने अपने हिस्से की सच्चाई उजागर कर दी है। अब आगे की सच्चाई तुम बताओगी या फिर मुझे बतानी पड़ेगी? मुखिया के इस कथन ने चंद्रकला को भीतर तक हिला दिया। वह अत्यंत घबरा गई, जबकि उसके पति के मन में तरह तरह की उलझनें उठने लगी। व्यापारी सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी न केवल मुझसे छल कर रही है, बल्कि वह एक चतुर चोर भी है। मुखिया ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया और दृढ़ता से बोले, आगे की बात तुम्हारी पत्नी स्वयं कहेगी। यह सुनकर चंद्रकला फूट फूट कर रो पड़ी और कांपते हाथों से तोते की ओर इशारा करते हुए बोली, जब मेरे पति काम के सिलसिले में शहर गए थे तो यह तोता मुझे अकेला छोड़ गए। उस समय मैं अत्यधिक व्याकुल थी, ये सोचकर कि इतने दिन अकेले कैसे बिताऊंगी। धीरे धीरे मैं इस तोते से बातें करने लगी और ये मेरा मन बहलाने लगा। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इसे दिन में एक बार पिंजरे से बाहर निकाल दो ताकि यह ताज़ी हवा का आनंद ले सके। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह थोड़ी देर में लौट आता, लेकिन धीरे धीरे यह दिन भर गायब रहने लगा और केवल सांझ ढलने पर वापस आता। ये कहाँ जाता है और क्या करता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन मैंने इसे बगीचे में मिट्टी खोदते देखा, जिससे मुझे कुछ संदेह हुआ। इसके जाने के बाद जब मैंने वह जगह खोदी तो वहां बहुत सी अंगूठियां, अशर्फियां और सोने के गहने मिले। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। उसके बाद मैंने इस तोते पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि यह कभी अंगूठी, कभी पायल तो कभी हार लेकर आता और उसे बगीचे में छुपा देता। एक दिन जब यह तोता वापस पिंजरे में आया तो मैंने इसका पिंजरा नहीं खोला, इसे डांट लगाई और सजा के तौर पर खाना भी नहीं दिया। शायद किसी तरह पिंजरा खुला रह गया और यह फिर बाहर निकल गया। इसके बाद यह घर के बाहर लगे पेड़ पर बैठकर मेरे बारे में अनर्गल बातें करने लगा। मैंने इसके छुपाए हुए गहनों को जमीन से निकाला और पोटली में बांधकर चौपाल पर रख दिया ताकि जिनका भी यह सामान हो वे उसे ले सके। लेकिन जब मैं वापस घर आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने अपनी चोंच और पंजों से मुझे इतना घायल कर दिया कि मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए। जब मेरे पति घर लौटे और मेरी यह हालत देखी तो वे न जाने क्या सोचने लगे, जबकि इस पूरे मामले की जड़ यही तोता था। इतने में वह वृद्ध व्यक्ति, जो पक्षियों का गहन ज्ञाता और अनुभवी विद्वान था, गंभीर स्वर में बोल उठा, यह तोता असाधारण रूप से चालाक और मक्कार बुद्धि का स्वामी है। मैंने इसे पूरे 7 दिनों तक अपने घर में रखा, इसके साथ संवाद किया और इसकी वास्तविकता उजागर की। इस व्यापारी के पास आने से पहले यह तोता चोरों की एक कुख्यात गिरोह के साथ रहता था। चोरों ने इसे बचपन से ही पाला और इतनी सटीकता से प्रशिक्षित किया कि यह उनके हर संकेत पर काम करता था। वे इसे बोलने का हुनर भी सिखा चुके थे। चोरों का गिरोह बड़ी चतुराई से इस तोते को किसी धनाढ्य मोहल्ले के निवासी को बेच देता था। जो बहेलिया इस तोते को व्यापारी को बेचने आया था, वह वास्तव में उसी गिरोह का सदस्य था। उसने व्यापारी को समझाया कि तोते को रोजाना कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ना जरूरी है ताकि यह ताज़ी हवा में उड़ सके और बीमार न पड़े। लेकिन सच्चाई ये थी कि पिंजरे से बाहर आते ही यह तोता पूरे मोहल्ले का निरीक्षण करता था। यह ध्यान देता कि किसके पास कौन कौन से मूल्यवान गहने हैं,
और कौन मोहल्ले का सबसे धनी व्यक्ति है। फिर यह जानकारी अपने चोर साथियों तक पहुंचा आता था और शाम तक लौटकर पिंजरे में आ बैठता था। रात होते ही इस तोते द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर चोर बड़ी आसानी से घरों में सेंध लगाते थे। जो मूल्यवान चीजें वे तुरंत साथ नहीं ले जा पाते, वे इस तोते के हवाले कर देते और यह उन्हें व्यापारी के बगीचे में जाकर छुपा देता। व्यापारी की पत्नी चंद्रकला ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। इस प्रकार यह तोता अपने चोर साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश को अंजाम देता था। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, मेरा मानना है कि इस तोते का जीवित रहना अत्यंत घातक हो सकता है। इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा यह अपने गिरोह के साथ मिलकर और भी घरों में चोरी करवाता रहेगा और चंद्रकला जैसी ईमानदार महिलाओं का जीवन दूभर कर देगा। ये सुनते ही व्यापारी ने तत्क्षण कदम बढ़ाया और झपट कर तोते को अपने हाथों में पकड़ लिया। क्रोध में उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। तोता छटपटाता हुआ वहीं प्राण त्याग गया। इसके बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी चंद्रकला से क्षमा मांगी और उसे साथ लेकर अपने घर लौट गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत होने के बाद उसकी मां ने उसे अकेले ही पाल पोसकर बड़ा किया था। शेख चिल्ली बेहद चुलबुले स्वभाव का था, लेकिन दिमाग से मूर्ख था। एक तो वह और उसकी मां गरीबी में दिन काट रहे थे और ऊपर से उसकी मूर्खता के कारण उसकी मां को आए दिन लोगों की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। लोगों के तानों से परेशान होकर एक दिन शेख चिल्ली की मां ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों तक यूं ही भटकते भटकते वह पड़ोस के दूसरे गांव में जा पहुंचा। गांव के लोगों से वहां रहने के लिए अनुमति लेकर उसने गांव के पास ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। शेख चिल्ली का स्वभाव बेहद नटखट व चुलबुला था, इसलिए देखते ही देखते वह गांव वालों से घुल मिल गया। गांव के सभी लोग उसे खूब पसंद करने लगे। शेख गांव वालों का छोटा मोटा काम कर देता और उसके बदले में वे उसे राशन व अन्य सामान देते, जिससे उसका गुजारा चल जाता। शेख चिल्ली बातें बनाने में भी माहिर था, इसलिए गांव के कुछ लड़के उसके शागिर्द की तरह हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। उस गांव के मुखिया की एक बेटी थी जो देखने में बेहद सुंदर थी। शेख चिल्ली की बातों और उसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर मुखिया की बेटी उसे पसंद करने लगी थी। अपनी बेटी की इच्छा को देखते हुए मुखिया ने शेख चिल्ली से उसकी शादी करा दी और साथ में संदूक भरकर आभूषण, रुपए व अन्य सामान देकर बेटी को विदा किया। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर शेख चिल्ली अपने गांव लौट आया और सीधे अपनी मां से मिलने घर पहुंचा। उसने मां को पूरी कहानी सुनाते हुए अपनी पत्नी को मां से मिलवाया और शादी में मिले सारे सामान को उन्हें सौंप दिया। शेख चिल्ली की मां ने दोनों का घर में खुशी खुशी स्वागत किया, लेकिन मन ही मन में वह जानती थी कि शेख कोई काम नहीं जानता और मुखिया की बेटी से उसकी शादी किस्मत से हुई है। इसी तरह कई महीने बीत गए और एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी अपने मायके वालों से मिलने अपने गांव चली गई। देखते ही देखते उसकी पत्नी को मायके गए हुए 1 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन न तो वह वापस आई और न ही कोई संदेश भेजा। शेख चिल्ली को अब पत्नी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे में उसने अपनी मां से कहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने जाना चाहता है। साथ ही उसने कहा कि वह अपने ससुराल जाने का रास्ता भूल गया है। उसने मां से गुजारिश की कि वह उसे उसकी पत्नी के गांव पहुंचने का रास्ता बताए। उसकी मां जानती थी कि शेख चिल्ली मूर्ख है, इसलिए उसने उससे कहा कि अगर तू अपनी नाक की सीध में सीधा चलता जाएगा तो अपने ससुराल पहुंच जाएगा और इस दौरान तुझे यहाँ वहाँ नहीं मुड़ना है। शेख चिल्ली की मां ने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान गठरी में बांध दिया और उसे ससुराल की ओर विदा किया। अपनी मां के कहे अनुसार वह अपनी नाक की सीध में चलता गया। रास्ते में उसे कई चट्टान, झाड़ियां, पेड़ और एक नदी मिली, जिन्हें उसने बिना अपना रास्ता मोड़े बड़ी मुश्किल से पार किया। इसी तरह चलते चलते 2 दिन बाद शेख चिल्ली अपने ससुराल पहुंच ही गया। उसके ससुराल पहुंचने पर सभी लोग बड़े खुश हुए और उसका स्वागत करने लगे। उसके ससुराल वालों ने उसे खाने पीने के लिए कई पकवान व शीतल पेय परोसे। इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी उसने किसी को हाथ भी न लगाया।
और अपनी माँ द्वारा गठरी में बांधे खाने को ही खाया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे केवल वही खाने के लिए कहा था। उसके बाद शेख चिल्ली ऐसे ही खाली पेट सो गया था, लेकिन रात को उसे जोरों की भूख सताने लगी। जब भूख सहन से बाहर होने लगी तो वह रात को ही घर से बाहर निकल गया और एक मैदान के पास पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ था, जिससे शहद की बूंदें टपक रही थी। शेख चिल्ली करवटें बदल बदल कर पेड़ के नीचे ही सोता रहा और शहद की बूंदें उसके शरीर पर टपकती रही। देर रात को परेशान होकर वह उठकर वापस अपने ससुराल पहुंचा और घर के पास ही बनी एक कोठरी में जाकर सो गया। कोठरी में रुई के गोले रखे थे, जो शेख चिल्ली के पूरे शहद लगे शरीर से चिपक गए। रुई की गर्माहट से उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। सुबह जब शेख की पत्नी रुई लेने के लिए कोठरी में घुसी तो रुई में लिपटे शेख चिल्ली को देखकर वह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखने की आवाज सुनकर शेख की नींद टूट गई और वह जोर से उसे डांटते हुए चुप चुप कहने लगा। उसकी आवाज सुनते ही उसकी पत्नी कोठरी से बाहर भाग गई और शेख दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने परिवार के अन्य लोगों को भी बुलाकर कोठरी में ले आई। कोठरी में रुई में लिपटा शेख चिल्ली बेहद डरावना लग रहा था। घर वालों ने एकजुट होकर उससे पूछा कि वह कौन है, तो शेख चिल्ली दोबारा जोर जोर से चुप चुप चिल्लाने लगा। घर वालों को लगा कि वह कोई भूत है और सभी वहां से दुम दबाकर भाग निकले। घर वालों ने शेख चिल्ली, जिसे वे भूत समझ रहे थे, उसे कोठरी से भगाने के लिए एक ओझा को बुलाया। ओझा द्वारा काफी देर तक तंत्र मंत्र करने पर भी जब कोठरी से वह बाहर नहीं निकला तो ओझा ने मुखिया के परिवार को जल्द से जल्द घर खाली करने और किसी दूसरे मकान में जाने की सलाह दी। ओझा की बात मानकर सभी घर वाले तुरंत दूसरे घर में चले गए और उसे खाली कर दिया। दिन में तो शेख चिल्ली कोठरी से बाहर नहीं निकल पाया, तो रात होते ही वह कोठरी से बाहर भाग निकला। भागते हुए वह एक किसान के घर के पास पहुंचा, जिसके आंगन में बहुत सारी भेड़ें बंधी हुई थी। शेख चिल्ली को अंधेरे में कोई आता दिखाई दिया तो वह छिपने के लिए भेड़ों के बीच बैठ गया। जिन्हें देखकर शेख चिल्ली छिपा था, वो दरअसल चोर थे, जो किसान की भेड़ें चुराने आए हुए थे। चोरों ने एक एक कर कई भेड़ों को उठाया और आंगन से निकलकर जाने लगे। उनमें से एक चोर ने रुई में लिपटे शेख चिल्ली को भेड़ समझकर उसे भी कंधे में उठा लिया और चलता बना। भेड़ों को लेकर भागते हुए चोर नदी के पास पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी तो चोर भेड़ों को वहीं छोड़कर भागने लगे। इतने में चोर के कंधे पर लेटा शेख चिल्ली कहने लगा कि मुझे जरा धीरे से उतारना। भेड़ को बोलता समझकर चोरों को लगा कि वह जरूर कोई दैत्य है जो भेड़ का रूप धारण किए हुए है। चोर डर के मारे शेख चिल्ली को नदी में फेंक कर वहां से भाग गए। नदी के पानी से शेख चिल्ली के शरीर पर चिपकी हुई रुई और शहद पूरी तरह से धुल गया। खुद को पानी में अच्छे से साफ कर वो सीधा अपने ससुर के पास पहुंचा और अनजान बनकर उनसे पुराने घर को खाली करने का कारण पूछने लगा। मुखिया ने उसे चुप चुप वाले दैत्य की पूरी बात बताई। मुखिया की बात सुनकर शेख चिल्ली मन ही मन में बहुत खुश हुआ और अपने ससुर से कहने लगा कि वह उस घर से भूत को भगा सकता है। शेख चिल्ली की बात मानकर मुखिया पूरे परिवार के साथ पुराने घर में पहुंचा, जहां शेख कोठरी के सामने भूत को भगाने के लिए मंत्रोच्चारण करने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने ससुर से कहा कि वह भूत अब यहाँ से भाग गया है और वे लोग फिर से इस घर में रह सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुखिया बेहद खुश हुआ और पूरा परिवार दोबारा से अपने घर लौट आया। मुखिया व उसके परिवार ने शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी की। ससुराल में कई दिन बिताने के बाद शेख चिल्ली ने एक दिन अपने ससुर से कोई कारोबार करने की इच्छा जताई। उसकी बात सुनकर उसके ससुर ने उसे जंगल से लकड़ियां लाकर व्यापार करने के लिए एक बैलगाड़ी खरीद कर दी। शेख चिल्ली जब लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाने लगा तो रास्ते में उसकी बैलगाड़ी के पहिए से घर्षण की आवाज आने लगी। उसे लगा कि पहले ही दिन बैलगाड़ी आवाज कर रही है तो यह जरूर कुछ बुरा होगा, इसलिए उसने अपने आरी से बैलगाड़ी के पहियों को काट कर फेंक दिया और पैदल जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शेख चिल्ली ने काटने के लिए मोटे पेड़ को चुना। पेड़ के तने भी काफी मोटे मोटे थे, तो उसे काटने के लिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अपनी मूर्खता की वजह से वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही काटने लगा। इतने में एक बुजुर्ग शख्स
जो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, शेख चिल्ली को देखकर रुक गया। उसने उसे आवाज देते हुए कहा कि वह डाल को न काटे, वरना वह भी नीचे गिर जाएगा। शेख ने उस आदमी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और जोर जोर से डाल काटने लगा। कुछ देर बाद डाल के साथ वह भी जमीन पर गिर गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह बुजुर्ग जरूर कोई अंतर्यामी है जिसे भविष्य दिखाई देता है। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मौत कब होगी? उस बुजुर्ग ने शेख को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वह ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहा कि तेरे भाग्य में आज शाम को ही मरना लिखा है। बुजुर्ग की बात सुनकर शेख चिल्ली डर गया और सोचने लगा कि अगर आज शाम को मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं पहले ही अपने लिए कब्र खोद लूं और मौत का इंतजार करूं। ऐसा सोचकर उसने जंगल में ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया और उसमें लेटकर शाम होने का इंतजार करने लगा। इतने में शेख चिल्ली को वहां से एक शख्स गुजरता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। वह आदमी आवाज लगाते जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मटके को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे पैसे देगा। शख्स की आवाज सुनकर शेख चिल्ली जल्दी से गड्ढे से बाहर निकला और उससे कहा कि वह मटके को उसके घर तक छोड़ देगा। उस व्यक्ति ने भी मटका शेख को पकड़ा दिया और दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। मटके को सिर पर उठाए शेख चिल्ली सोचने लगा कि इस मटके को शख्स के घर पहुंचाने के बाद अगर उसे एक पैसा भी मिलता है तो वह उससे एक अंडा खरीदेगा। शेख चिल्ली सोचने लगा कि उस एक अंडे से मुर्गी पैदा होगी और मुर्गी जो अंडे देगी उससे दर्जनों अंडे, फिर दर्जनों मुर्गियां होंगी। उन्हें बेचकर वह एक बकरी खरीद लेगा। बकरी दूध के साथ साथ कई बकरियों को पैदा करेगी, जिन्हें बेचकर वह एक गाय खरीद लेगा और एक गाय से उसके पास दर्जनों गाय हो जाएंगी। शेख चिल्ली ने अपने ख्यालों में ही गायों को बेचकर घोड़े खरीदने और फिर उन्हें बेचकर मिले रुपए से मकान बनाने की योजना बना ली। शेख चिल्ली सोचने लगा, मैं घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से नगर की सैर करूंगा। हमारे नए घर में मैं और मेरी पत्नी और हमारे बच्चे रहेंगे। मैं ठाठ से घर के आंगन में बैठकर हुक्का पीऊंगा और बच्चे जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाएंगे तो मैं नामे सिर हिला दूंगा। अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए शेख चिल्ली ने जैसे ही ना करते हुए जोर से सिर हिलाया, मटका उसके सिर से जमीन पर गिरकर टूट गया। मटके के टूटते ही उसके अंदर का सारा सामान मिट्टी में बिखर गया। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने शेख को खूब भला बुरा कहा और बिना पैसे दिए वहां से चला गया। शेख चिल्ली काफी देर तक सिर पकड़े जमीन पर टूटे मटके को देखते हुए अपने टूटे सपने के बारे में सोचता रहा। कभी भी किसी चीज के लालच में आकर ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। किसी चीज को पाने का लालच और मेहनत न करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उल्टा और नुकसान ही होता है। कहानी सांपों की बूटी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसको एक ही बेटा था, पर वह अपनी गरीबी के कारण अपने इकलौते बेटे का भी पेट नहीं भर पाता था। अपने पिता की गरीबी से तंग आकर एक दिन उसका बेटा उससे बोला, मेरे प्यारे पिताजी, इस गरीबी में आपको अपना पेट भरना ही इतना मुश्किल हो रहा है। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। क्यों न मैं खुद ही बाहर जाकर अपनी रोटी कमाऊं, क्योंकि इस छोटे से गांव में कोई भी काम मिलना संभव नहीं है। अपने बेटे को देने के लिए गरीब पिता के पास आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं था। माता पिता ने भारी मन से अपने बेटे को विदाई दी। वह लड़का अपने भाग्य को आजमाने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचने पर उसे पता लगा कि उनके राजा की किसी और राजा के साथ लड़ाई चल रही है और राजा को स्वस्थ नौजवानों को अपनी सेना के लिए जरूरत है। वह लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे झट से राजा की सेना में भर्ती हो गया। शत्रु राजा की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। उसकी सेना के सामने इस लड़के के राजा वाली सेना का टिकना बहुत ही कठिन हो रहा था। इनका सेनापति सबको साहस बंधा रहा था, पर बहुत सारे सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। इस बहादुर लड़के ने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा था। गरीबी की जिंदगी जीने से तो लड़ते लड़ते मरना ज्यादा अच्छा है। यह सोचकर उसने पीठ दिखाकर भागने वाले सभी सिपाहियों को शत्रु का बहादुरी से सामना करने के लिए उकसाया, तो भाग रहे सिपाही भी वापस आ गए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान से लड़ने लगे। अंत में
शत्रु की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बूढ़े सेनापति ने राजा से इस लड़के की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया गया और साथ ही अपने राज्य में ऊंचे पद पर रख लिया गया। अब वह लड़का राज दरबार और राजमहल का एक हिस्सा बन गया। राजा को एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर अभी तक उसे उसकी पसंद का कोई भी युवक नहीं मिला था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह उसी युवक से शादी करेगी जो उसे इतना अधिक प्यार करेगा कि उसके मरने पर उसी की कब्र में साथ साथ दफन हो जाएगा। और अगर उसका पति पहले मरता है तो वह भी उसी के साथ उसकी कब्र में दफन हो जाएगी, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। राजकुमारी की यह बेहूदी सी कसम किसी भी युवक को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उस राज्य का कोई भी युवक उस राजकुमारी से विवाह करने का इच्छुक नहीं था। पर इस गरीब लड़के को राजकुमारी से पहली नजर में प्यार हो गया था। वह किसी भी हालत में उससे शादी करने के लिए तैयार था। राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह सब उसके बस की बात नहीं है। जीते जी किसी और के साथ उसकी कब्र में बंद रहना इतना आसान नहीं है। शादी के लिए हाँ करने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि बाद में अपना वचन न पूरा कर सके। अगर वह अपना वचन नहीं निभाएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पर वह लड़का अपनी बात पर डटा रहा। अंत में राजा को अपनी बेटी का विवाह उससे करना पड़ा। काफी समय तक दोनों पति पत्नी बहुत ही सुखी जीवन बिताते रहे। पर एक दिन अचानक ही राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई। कोई भी डॉक्टर और उसकी दवा उस राजकुमारी को ठीक न कर सकी। काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई। अब तो उस लड़के को अपनी पत्नी के साथ ही उसकी कब्र में तब तक रहना था जब तक वह भूख से मर नहीं जाता। राजा को उस लड़के पर तरस आ गया तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बड़ी सी कब्र बनवाई और इस लड़के के लिए कुछ दिनों का खाना पानी भी उस कब्र में रखवा दिया। बेचारा लड़का उस भोजन में से बहुत ही कम भोजन करता, जिससे वह कुछ लंबे समय तक जीवित रह सके, क्योंकि जीते जी मरना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पर अब इस कब्र में घुट घुट कर मरने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर निकलने पर राजा के सिपाहियों को उसे जान से मार देना था। धीरे धीरे उसका भोजन और पानी भी खत्म होने लगा। अब वह अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी एक दिन उस कब्र में एक बड़ा सांप घुस गया। लड़के ने अपनी तलवार से उसके 3 टुकड़े कर दिए। अगले दिन एक और सांप उस कब्र में घुसा, पर पहले वाले सांप को मरा देखकर एकदम ही वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सांप अपने मुंह में एक बोटी लेकर फिर कब्र में आया और उस बोटी को मरे हुए सांप के फन व आंखों पर रखा तो वह सांप फिर से जीवित हो गया और उसके देखते देखते दोनों सांप कब्र से गायब हो गए, पर वे अपनी बोटी वहीं छोड़ गए। लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इस बोटी को अपनी पत्नी के मुंह और आंखों पर रखे, शायद वह इससे जिंदा हो जाए। उसने वह बोटी उठाई और अपनी पत्नी के मुंह तथा आंखों पर रख दी। थोड़ी देर बाद उसकी मृतक पत्नी ने आंखें खोल दी और अपने पति को अपने पास देखकर बहुत हैरान हुई। उसके पति ने उसे कब्र से बाहर निकाला। राजकुमारी ने कब्र का दरवाजा खटखटाया तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने खुद आकर उस कब्र का दरवाजा खुलवाया और अपनी लड़की को फिर से जीवित देखकर बहुत हैरान हुआ। उस लड़के ने सिवाय अपनी विश्वसनीय नौकर के किसी को भी सांपों की बोटी के बारे में नहीं बताया। उसने वह बोटी अपने उस नौकर को संभाल कर रखने के लिए दे दी, यह सोचकर कि कब इस बोटी की जरूरत पड़ जाए। उस विश्वसनीय नौकर ने भी उस बोटी को संभाल कर रख दिया। सांपों की बोटी से उस राजकुमारी की आदतें बहुत बदल गईं। अब वह इस लड़की से इतना प्यार नहीं करती थी जितना पहले किया करती थी। अब वह बात बात में उससे झगड़ती थी और खुद को अपने पिता की गद्दी का मालिक समझती थी। एक बार उसने अपने पति के साथ दूर देश की यात्रा की योजना बनाई। राजा ने उसके जहाज को बहुत सारी सुविधाओं से भरकर उन दोनों को रवाना किया। उस जहाज को चलाने वाला कैप्टन उस राजकुमारी को अब अपने पति से अधिक पसंद आया। उसने अपने पति से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस कैप्टन से सहायता मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि इसके मरने के बाद जब वह अपने पिता के पास पहुंचेगी तो वह उसी से शादी करेगी। कैप्टन को भी इसमें अपना फायदा नजर आया तो वह इस बात के लिए तैयार हो गया। एक रात को जब उसका पति सोया हुआ था तो राजकुमारी और जहाज के कैप्टन ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह सारी घटना उसका विश्वसनीय सेवक देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। तभी उसे सांपों की उस बोटी की याद आई जो उसने एक डिब्बी में रखी हुई थी। वह चुपचाप उस जहाज से निकला
तथा आपातकाल के समय इस्तेमाल होने वाली एक नाव निकाली और उसे बचाने के लिए चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने कैप्टन को जहाज को वापस अपने पिता के घर ले जाने की आज्ञा दी। विश्वसनीय सेवक ने समुद्र के गहरे पानी से युवक को बाहर निकाला और उस बोटी की सहायता से जीवित किया तथा फिर उसी नाव में बैठाकर उसे राजकुमारी से पहले ही राजा के महल में पहुंचा दिया। लड़के ने राजा को सारी घटना सुना दी, पर राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, मैं यह कभी नहीं मान सकता कि मेरी बेटी ऐसा नीच काम भी कर सकती है। जिस आदमी ने उसके लिए इतने दिन उसकी कब्र में गुजारे और फिर उसकी जान बचाई, वह उसे मारने की बात कैसे सोच सकती है? पर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इतना कहकर उसने राजकुमारी के पति को अपने ही महल में छुपा दिया। अगले दिन उसकी बेटी का जहाज भी वापस आ गया। राजा के पास राजकुमारी बहुत दुखी सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे अकेले देखकर पूछा, बेटी, तुम अकेली कैसे? तुम्हारा पति कहाँ है? वह दुख से रोती हुई बोली, क्या बतलाऊं पिताजी, रास्ते में मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इलाज के बगैर हम उसे नहीं बचा सके। आज अगर यह जहाज का कैप्टन मेरे साथ नहीं होता तो ईश्वर जाने मेरा क्या हाल होता। राजा अपनी बेटी की झूठी कहानी चुपचाप सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने उसके पति को दरबार में बुलवाया। अपने पति को देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसे तो जैसे सांप सूंघ गया। वह अपने पिता से अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगी, पर पिता ने अपने सीधे साधे और सच्चे पति को धोखा देने के लिए अपनी बेटी को क्षमा नहीं किया। अगर कोई और उसके राज्य में ऐसा काम करता तो वह उसे जान से मरवा डालता, पर वह उसकी अपनी बेटी है, इसलिए उसने उसे एक टूटी हुई नाव में उस कैप्टन के साथ समुद्र में भिजवा दिया। राजकुमारी के रोने धोने पर राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहां रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी मैंने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। ईवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेली ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही
उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को वो किनार पर लाई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा श्रेय ले रही है, पर एवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गईं ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गईं। सबने देखा ईवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। ईवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती, पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी। ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर
वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे।